महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे अब पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। अभी तक के जो रुझान हैं, शाम के 3 बजे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है और वो भी बम्पर मेजॉरिटी के साथ बन रही है। वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार वापस आती हुई दिख रही है। अब महाराष्ट्र में ये जो चुनाव हुए हैं, इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इतनी बड़ी जीत महायुति गठबंधन को दिलाई है? इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने एनवीए गठबंधन को इतनी बड़ी हार दिखाई है, इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा एनवीए गठबंधन को? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं जो पूरा महाराष्ट्र इस इलेक्शन के दौरान घूम चुके हैं और देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में लोगों का मूड क्या है। मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं। मेरे साथ हैं एनडीटीवी इंडिया के महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ रौनक कुकड़े और साथ में है एनडीटीवी मराठी के न्यूज एडिटर राहुल कुलकर्णी। आप दोनों लोग इस पूरे इलेक्शन के दौरान महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर रहे, पूरा महाराष्ट्र आपने घूमा और पिछले कई इलेक्शंस भी आपने कवर किए हैं। मैं पहला सवाल राहुल सर आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कई इलेक्शंस देखे हैं। इस बार जो चुनाव था, वो क्या फैक्टर्स ऐसे रहे जो इतनी बड़ी जीत लेकर आए महायुति के लिए? देखिए, ये तो पहला मानना पड़ेगा कि ये जो चुनाव है, पत्रकारों के लिए भी और राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी ये सरप्राइजिंग है। किसी ने नहीं सोचा होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है। उसकी 3-4 वजह है। एक तो जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तो महायुति जो है वो उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन इमीडिएटली स्टार्ट किया। जब महाराष्ट्र का स्टेट असेंबली का फाइनेंस बजट प्रस्तुत किया गया, तब से लेके उन्होंने हर समाज के तबके को अपने नज़र के सामने देखा, महिलाएं खासकर। और मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी ने लाया है पिछले 10 साल में, उसमें महिलाओं का महत्व बहुत बढ़ा है, जैसे युवाओं का बढ़ा है। महाराष्ट्र में ये नहीं था। तो जब लाडली बहन योजना आई, तब ये कहा गया कि चूंकि लोकसभा चुनाव में ये हारे थे और उनके पास बताने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो ये मैं मानता हूँ कि वो उसी का नतीजा था। उसके बाद क्या हुआ कि समाज के जो बाकी तबके थे, खासकर किसान जो था, वो सरकार को लेके नाराज चल रहा था। जो गन्ने का किसान था, जो कपास का किसान था, जो सोयाबीन का किसान था, जो प्याज का किसान था, हर उस किसान के लिए कुछ ना कुछ नई स्कीम इस सरकार ने दी। किसान को बिजली मुफ्त कराई, जो कि महाराष्ट्र का ट्रेडिशन नहीं था, जिसको कई विशेषज्ञ और राजनेता भी रेवड़ी पॉलिटिक्स कहते हैं। अब अगर उसको देखा जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, 70 लाख नए वोटर्स, इस बार 70 लाख नए ज़्यादा लोगों ने वोटिंग किया, उसमें से 43 लाख वुमेन वोटर है। और ये माना जा रहा है कि अगर आप 288 कॉन्स्टिट्यूंसी को इन 43 लाख वुमेन वोटर से आप उसको डिवाइड करोगे, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 7-8 हजार ज़्यादा वोट आए हैं। पुरुष वोटरों की भी संख्या बढ़ी है, वो लगभग 27 लाख है। तो अगर ये सब लोग लाभार्थी हैं, तो जो उस समय बजट लाया गया था उसका रिफ्लेक्शन अब है। वहाँ जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो सिर्फ वो अनाउंसमेंट पे रुके नहीं, वो जो पैसा है वो अकाउंट में जाएगा, इस तरीके की तजवीज़ उन्होंने की। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो इस योजना पे लगी रही। और आप देख रहे हो कि 7,500-8 हज़ार रुपये जब आपके खाते में आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो राजनीतिक फ़ायदा होता है वो आज दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ऐसी थी कि चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव में जितने भी नैरेटिव्स आए वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से आए थे। इस बार ऐसा हुआ नहीं। जो लाडली बहन योजना थी वही सबसे बड़ा नैरेटिव बना, और जो महाविकास आघाड़ी थी वो उसको कटाने में अपना 2-3 महीने का जो समय था वो गंवा चुकी थी। फिर जो सीटों का बंटवारा था वो बहुत अच्छी तरीके से रहा। चुनाव के प्रचार के जो मुद्दे हैं, मैं मानता हूँ कि तीनों पार्टियों ने आपस में वो बांट लिए थे। जो हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा था वो बीजेपी चला रही थी, उसमें भी 2 प्लैंक थे, बटेंगे तो कटेंगे। कई लोगों ने उसको रिलीजियस लेवल पे देखा। हाँ, उसमें एक रिलीजियस एलिमेंट था, लेकिन उसके साथ में कास्ट एलिमेंट भी था। क्योंकि राहुल गांधी नेशनल पॉलिटिक्स में अब जो सवाल उठाते हैं वो माइनॉरिटी को लेके नहीं उठाते, वो अब ओबीसी की बात करते हैं, वो दलित की बात करते हैं, वो आदिवासी की बात करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नासिक में आए थे, तब उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा कास्ट की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू जो सब है उसमें कोई ओबीसी नहीं, कोई मराठा नहीं। जब चुनाव के 2 हफ्ते पहले लोक सत्ता यहाँ का जो न्यूज़पेपर है, उसको एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहाँ की जो मराठा जाति है वो 80% हिंदू है। तो ये भी प्रयास किया गया कि आपको रिलीजियस अगर सेंटिमेंट है तो रिलीजन पे जाइए, और आपका अगर जातिगत सेंटिमेंट है तो भाजपा आपके लिए है।
यहीं पे बीजेपी नहीं रुकी। जो माइक्रो ओबीसीज थे उनका बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया, जो हरियाणा पैटर्न की हम लोग बात करते हैं। कुल मिला के 250 छोटी मोटी मीटिंग्स की बीजेपी के लोगों ने। जो आलूतेदार और बलूतेदार मतलब छोटा तबका रहता है, उन लोगों ने जो भी बात कही वो सब बात लिखी गई, गवर्नमेंट को बोली गई, और उसके तहत कई नई योजना, कई नए महामंडल, उनका अनाउंसमेंट हुआ। तो कुल मिला के प्रचार देखिए, स्कीम्स देखिए, और सबसे बड़ी बात, जब लाभार्थी होते हैं तो उनको आपको चुनाव में वोटिंग मशीन पे लाना पड़ता है। तो वो भी जो बूथ मैनेजमेंट जो बीजेपी का हमेशा अच्छा रहा है, वो बूथ मैनेजमेंट शिवसेना एकनाथ शिंदे खेमे ने भी किया, अजीत पवार ने भी किया। और आखिरी मुद्दा, अजीत पवार जिनका खुद का वोट शेयर माइनॉरिटी से आता है, दलित से आता है, तो उनको ये छूट दी गई कि ये बिल्कुल अचानक नहीं हुआ कि वो कह रहे थे कि हालांकि मैं इनके साथ में हूँ लेकिन मेरी अपनी विचारधारा अलग है, जो अभी रिफ्लेक्ट हुआ है। और दो बड़े मुद्दे हैं, अजीत पवार के साथ में और एकनाथ शिंदे के साथ में जो लोग गए थे, उनमें से किसी का टिकट उन्होंने काटा नहीं, और वो प्रस्तापित बड़े नेता है। तब जब चुनाव का समय आया तो जो प्रस्तापित बड़ा नेता है उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। और अब पूरा फिगर हमारे पास नहीं आया है, जहाँ जहाँ पे पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अपक्ष खड़े रहे, मंडखोर खड़े रहे, उनकी फाइनल टैली जब आएगी तब हमें पता चलेगा कि उन लोगों ने महाविकास आघाड़ी के कितने उम्मीदवारों को गिराया। बिल्कुल, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि जो नेता आए थे उनके साथ वो कंटिन्यू बने रहे और उनको ही सीटें मिली, सीटें नहीं काटी गई, और भी फैक्टर्स आपने बताए तमाम, और बहुत बहुत वो वाजिब चीज़ें हैं जो आपने बताई। एक सवाल जो सबसे बड़ा है रौनक सर इस वक्त अब सबके दिमाग में, हम हालांकि क्षेत्र वाइज भी जाएंगे कि कौन से क्षेत्रों में क्या क्या हुआ, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा इस वक्त सबके दिमाग में है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो क्या जो पिछली बार स्थिति थी उसमें एकनाथ शिंदे सीएम बने, उसकी एक स्ट्रैटेजी थी अलग उस चीज़ पर, इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कोई फ्रिक्शन होगा इस गठबंधन के बीच में कि सीएम किसका हो? नहीं, ये गठबंधन के बीच में सबसे अच्छी बात पूरे चुनाव में दिखी कि कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार रहा। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन इस चुनाव की अगर बात की जाए तो इस चुनाव में कोऑर्डिनेशन, सीट बंटवारे से लेकर हर जगह पर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। और अब जब मुख्यमंत्री पद का विषय आ रहा है तो जो नंबर दिखा रहे हैं वो इतने ज़्यादा साफ है कि कोई सवाल, वो तो केवल घोषणा होना बाकी है। मेरे मन में तो कोई सवाल, मतलब इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। सीएम ये बीजेपी का ही होगा और मोस्टली देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, क्योंकि इतनी शानदार, अगर आप 149 सीटों पर लड़ते हैं और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 130 पर आगे चल रहे हैं, इससे ज़्यादा कौन सा स्ट्राइक रेट की ज़रूरत है। जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्ट्राइक रेट की भी बात कर रहे थे, वो स्ट्राइक रेट को भी बीजेपी ने पीछे कर दिया है। और मुझे लगता है कि अगर इस राज्य की जनता ने तय किया है इस सरकार को लीड बीजेपी करेगी, तो फिर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और बीजेपी के पास अभी देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हालांकि हम प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा की स्टाइल को जानते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र में ऐसा कुछ करेंगे इसकी उम्मीद कम है। राहुल तो सही है? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। उसमें एक कास्ट फैक्टर भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो जातिगत संख्या में ज़्यादा मराठा समाज है, क्या वो उनको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं महानगर पालिकाओं के, और उसमें मुंबई में है। लेकिन अगर इस रिजल्ट में ये पाया गया, और जो मुझे लगता है कि हुआ है, कि मराठा समाज ने भी बहुत बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया है, तो फिर वो सबसे निगेटिव वाली जो बात है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उनका जो कार्यकाल हमने देखा है 2014-2019 के बीच का, वो प्रोग्रेसिव था। खुद शरद पवार ने माना कि उनके कार्यकाल में जब चीफ मिनिस्टर थे तो एक विजन था, क्लीन गवर्नमेंट वो चला रहे थे। और जैसे रौनक ने कहा, अभी महाराष्ट्र स्टेट बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस को छोड़ के और कोई नेता नहीं है। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि बीजेपी पार्टी ऐसी है जो हमेशा सरप्राइज देती है। बिल्कुल। राहुल सर, एक सवाल और, महाविकास आघाड़ी इस वक्त के जो आंकड़े दिख रहे हैं हमें, 3 बजे के आसपास के जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो एक तो चूक कहाँ हुई ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्राउंड पे थे तो आप लोगों से बात भी कर रहे होंगे, नेताओं से भी आपने बात की होगी, तो चूक कहाँ हुई? दूसरी चीज़, इस हार की जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी में किसके सर पे होनी चाहिए? दोनों का सवाल एक ही है। इस पूरे चुनाव में जो 6 पार्टियां थी, उसमें सबसे कमजोर कड़ी चुनाव के पहले बीजेपी थी, और वो सबसे स्ट्रांग
पार्टी बन के आई है और सबसे स्ट्रांग कड़ी कांग्रेस थी जो सबसे लूजर बन के आई है। मेरा ये मानना है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था उसको देखते हुए कांग्रेस के स्टेट के नेता ये अब मानने लगे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो चीफ मिनिस्टर किसको बनना है। तो पहले तो इसमें ही इनका पूरा एनर्जी समय गया। मैंने कोई ऐसा पैन महाराष्ट्र इश्यू नहीं देखा कि जो कांग्रेस वालों ने उठाया हो। जो इरिलेवेंट इश्यूज थे, जैसे आप संविधान वाला मामला है, वो तो खत्म हो गया था। लोगों ने आपको वोट दिए थे उसी मुद्दे को लेके। और कई कांग्रेस नेताओं को हमने ये सवाल पूछे, क्या स्टेट असेंबली में संविधान जैसा मामला इम्पोर्टेंट होता है, तो उनके जवाब उनके पास नहीं थे। हालांकि वो जो कैंपेन चल रहा था वो दिल्ली से चल रहा था। तो ये सबसे बड़ी बात हुई कि ना तो कांग्रेस पार्टी सीटों का बंटवारा ठीक से कर पाई, उनकी और उद्धव ठाकरे गुट की जो लड़ाई चलती रही वो आखिरी समय तक चलती रही। वो सीटों को लेके चलती रही, फिर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इसको लेके चलती रही। और सबसे बड़ा खामियाजा उनको जो भुगतना पड़ा है वो शरद पवार जी की इमेज को लेके है। उनकी अच्छी इमेज है, लोगों में अभी भी उनके लिए आदर भाव है। मैं ये नहीं मानता कि उनको वोट नहीं मिले इसका मतलब लोगों ने उनको नकारा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस इमेज का कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को फायदा हुआ था वो वोटिंग मशीन में नहीं गया। इस बार लोगों ने अजीत पवार को चुना, लोगों ने जहां पे, तो वोट ट्रांसफर अगर उस तरीके से नहीं हुआ तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा तीनों पार्टियों को भुगतना पड़ा। और दूसरी बात जो है, उद्धव ठाकरे ने जब हिंदुत्व का प्लैंक छोड़ा तो ये माना जा रहा था कि जो नए वोटर हैं जिसमें अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, वो शायद उनके साथ में जाएंगे। वो हुआ, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे का जो वोट है वो दोनों कांग्रेस पार्टी को गया नहीं, वो सीधा सीधा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के पास चला गया। तो कुल मिला के कांग्रेस इसमें सबसे कमजोर कड़ी हुई। बाद में जो है वो दो चीजें मैंने आपको बताई। इसमें एक दो छोटी चीजें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो आपने देखा होगा, आप भी मुंबई में रहते हैं, डेवलपमेंट के काम इस महायुति सरकार ने शानदार तरीके से किए और उसको लेकर यहाँ से उद्योग गुजरात चले जाएंगे, यहाँ पर ये हो गया। ये जो नकारात्मक या फिर नेगेटिव वातावरण बनाने की, एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही थी, वो मुंबई की जनता को पसंद नहीं आई है, या फिर ये कहे कि महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आई है, और उन नतीजों में साफ दिख रहा है। बिल्कुल। चूंकि आप विदर्भ को काफ़ी अच्छे से आपने ट्रैक किया है, विदर्भ पहले महाविकास आघाड़ी का एक तरह से गढ़ माना जा रहा था, पिछले चुनाव तक ये हम कह रहे थे और तमाम एनालिस्ट कह रहे थे। इस बार के चुनाव में मामला पलट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या फैक्टर्स वहाँ प्ले हुए? क्या कोई यूनिक स्ट्रेटजी लेकर आई थी इस बार महाविकास आघाड़ी, ये महायुति? नहीं, हम लोग जो देख रहे थे कि विदर्भ में भी जब हम घूम रहे थे हमको कांटे की टक्कर ही दिख रही थी, लेकिन एक बात साफ दिख रही थी कि जो कास्ट का कैलकुलेशन और बीजेपी ने वहाँ पर किया है, मतलब अगर किसान वहाँ पर डिस्ट्रेस में, किसान सरकार पर थोड़ा नाराज है, तो अपने मैनिफेस्टो में उस तरह की योजनाओं का ऐलान करना, कर्ज माफी का ऐलान पहले ही सरकार ने मैनिफेस्टो के दौरान किया। प्रचार में भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषणों में कहा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इस बात का जिक्र कर चुके थे। और इसके अलावा जो एमएसपी, मतलब कपास और सोयाबीन, एमएसपी से भी कम भाव मिल रहा था, सरकार ने ऐलान किया कि भावांतर योजना लाएंगे। अगर आपको एमएसपी से भी कम भाव मिल रहा है तो जो गैप है वो सरकार अपनी जेब से देगी। तो इस तरह की कुछ, और दूसरा कास्ट कैलकुलेशन, टिकट बंटवारे, वैसे अगर वहां पर कुंभी फैक्टर ज्यादा चल रहा है तो उस तरह का उम्मीदवार देना, ये जो माइक्रो मैनेजमेंट काम है वो बीजेपी ने किया। लेकिन मुझे जो नतीजे आ रहे, इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद कल तक मुझे भी नहीं थी। ये जरूर मैं मान रहा था कि महायुति की सरकार आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं था। उसके पीछे की वजह, जब वोटिंग हुई, वोट परसेंटेज बढ़े, एक तो संघ ने जबरदस्त तरीके से काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे की वजह से कई लोग अपने घर पर बैठे हुए थे, उन लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया, अपने मतदाता पहचाने, उनको रजिस्ट्रेशन कराया, उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचाया। तो एक तो वो बढ़ा है, और दूसरा, जैसे सर ने कहा कि लाडली बहना योजना, महिलाओं ने भी सरकार के पक्ष में मतदान किया, इसलिए आज ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये नतीजे की उम्मीद एग्जिट पोल में, इतनी बड़ी बिम्पर जीत की वहां पे भी नहीं थी। एग्जिट पोल बता रहे थे कि महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो वो भी नहीं कर रहे थे। लेकिन एक फैक्टर जिसकी चर्चा अब तक हमने नहीं की, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अब यहाँ से किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी? क्योंकि इस बार सीटें बहुत कम दिख रही हैं, अब तक के जो रुझान और नतीजे दिख रहे हैं, सीटें बहुत कम दिख रही हैं। ज़्यादातर जो शिवसेना का वोटर है वो शिंदे सेना की तरफ जाता हुआ दिखा। तो अब उनकी पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में यहाँ से जाएगी?
नहीं, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा सवाल रहेगा। मुझे लगता है राहुल सर भी इस पर विस्तृत बात करेंगे, लेकिन जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उससे ये देखते हुए साफ लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पार्टी की जो नींव है वो एक हिंदुत्व के मराठी आदमी के नाम पर बाला साहब ठाकरे ने रखी थी, और उससे अगर वो शिफ्ट हो रहे तो वोटर कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रहा है। और एकनाथ शिंदे ने उसको बहुत शानदार तरीके से इनकैश करने की कोशिश की। जो मैंडेट 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना को दिया था, या यूं कहे कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर दिया था, लेकिन उसको आपने नकार कर महाविकास आघाड़ी एक नया फॉर्मूला बना लिया। उस वक्त मतदाता कुछ नहीं कर सकते थे। आज जब चुनाव हुए हैं, 5 साल के बाद ही आज चुनाव हुए विधानसभा चुनाव के लिए, ऐसे में आज जनता ने फिर एक बार मतदान शिवसेना, बीजेपी और अब अजित पवार के गठबंधन को दिया है। और मुझे लगता है कि पिछले बार जो नहीं हो पाया वो देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार 2024 में शायद मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, चैलेंजेस जो हैं वही अपने आप बताएंगे कि शिवसेना आगे कहाँ जा सकती है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जितने भी अभी विधायक उनके पास चुन के आए हैं उनको अपने पास रखना पड़ेगा उद्धव ठाकरे के लिए, बिल्कुल। और वो अगले 5 साल बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब चुनाव होगा तब अब जो नगर सेवक रह चुके, जो कॉर्पोरेट रहे हैं, तो क्या वो पहले वाली जो पार्टी का संगठन था क्या उद्धव ठाकरे के साथ में जाएगा? उससे जुड़ा हुआ सवाल फिर चीफ मिनिस्टर पे आता है। अगर बीजेपी इतना बड़ा नंबर आने के बाद भी, जो मुझे नहीं लगता कि छोड़ेगी, अगर छोड़ती है तो उसकी वजह केवल और केवल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। उसकी वजह केवल और केवल शिवसेना का अगला उद्धव ठाकरे का जो पॉलिटिक्स है उससे जुड़ा हुआ है। तो 2 ऐसे चैलेंजेस हैं कि आपको कॉरपोरेशन के चुनाव के समय तक जितना भी पार्टी संगठन बचा है उसको बचाना है, विधायक भी बचाना है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो शिवसेना का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, क्योंकि एक रीजनल पार्टी है तो वो मराठी मानुस की बात करते थे, अब तो उन्होंने करना छोड़ दिया। दूसरा था हिंदुत्व, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर आपके लिए नया जो वोट आप कहाँ से लाओगे आप? जैसे अल्पसंख्यक समुदाय का आपको वोट मिल रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा वोट नहीं है कि जो वोट आपको आगे की राजनीति के लिए फायदेमंद रहे। तो यही सवाल है कि जो उनके लिए चैलेंजेस है। बिल्कुल। एक टॉपिक जो आपने टच तो किया लेकिन उस पर बहुत एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सुनना जरूर चाहेंगे दर्शक, और मैं भी जानना चाहता हूँ उस पर। शरद पवार की बात आपने कही कि भले ही वोट ना मिले हों लेकिन लोगों में आदर है पूरा। तो शरद पवार अब इस वक्त शरद पवार किस स्थिति में है अगर पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो? क्या ये मैंडेट शरद पवार के लिए कुछ कहता है कि अगली पीढ़ी का वक्त आ गया है? क्या इस चीज को आप कैसे देखते हैं ओवरऑल शरद पवार की इस बार की स्थिति को? शरद पवार की जो राजनीति है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है। अब जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो मुझे नहीं लगता कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जानते हैं वो कुछ नया स्टैंड लेंगे। उनके बारे में लोगों का आदर भाव बिल्कुल कम नहीं हुआ है। उनको जो विरोधी दल है वो भी मानते हैं, लेकिन अब ये तय हुआ है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का अगला लीडर कौन होगा। और जब अजित पवार ये बार बार कह रहे थे कि शरद पवार जी का जो अब तक का राजनीति है उसको हमने भी एक्सेप्ट किया, लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, अब उसको जो रीन है उसको किसी और, जो बैटन है किसी और के हाथ में जानी चाहिए। वही सबसे बड़ा चुनावी मामला बना था दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए। तो शरद पवार जी का अगला जो राजनीतिक कदम होगा और जो फ्यूचर हम लोग देख रहे हैं, उनकी पार्टी के नजरिए से अगर आप देखोगे तो अब तो ये क्लियर हो चुका है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का अगला जो बैटन है पूरी तरह से अजित पवार के खेमे में जाएगा। और जो सवाल उद्धव ठाकरे के लिए है वही सवाल अब शरद पवार जी के लिए भी है कि उनके खेमे के जितने भी विधायक चुन के आए हैं, क्या वो विधायक अभी भी अजित पवार के साथ में रहेंगे, क्योंकि शरद पवार जी के साथ में रहेंगे, क्योंकि अभी फ्यूचर जो है वो अजित पवार है। नेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया था। नेशनल पॉलिटिक्स के लिए सुप्रिया थी और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए अजित पवार थे खुद। अब जब ये डिसाइड करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है और वो डिसाइड हो चुका है, तो इसी जवाब में है कि अगला शरद पवार का जो पॉलिटिक्स है वो किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब इस पूरी चर्चा में हमने ये तो समझ लिया कि जीत हुई क्यों, क्या फैक्टर्स थे, लेकिन अब थोड़ा मार्केट की तरफ जाते हैं। सो मार्केट को स्टेबिलिटी, मार्केट आपके लिए सेंटिमेंट कल से बड़ा ही है। बिल्कुल। मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है। मार्केट को चाहिए कि जो चीज़ जैसी थी वो वैसी की वैसी चलती रहे, कुछ नया स्टंट ना हो। तो
बिल्कुल वैसा हुआ है कि पहले से सरकार महायुति की थी, वो सरकार कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। झारखंड में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे जेएमएम की सरकार थी, वही सरकार कंटिन्यू होती दिख रही है। पॉजिटिव क्या है, ये तो स्टेबिलिटी की बात थी। पॉजिटिव ये हो रहा है कि महायुति की जो सरकार है वो काफ़ी बड़ी मेजोरिटी के साथ आ रही है। तो उम्मीद है कि सोमवार को जब इंफ्रा के जितने प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में चल रहे हैं शायद ही किसी और राज्य में चल रहे हैं। बिल्कुल महाराष्ट्र में लगातार, और मुंबई के आसपास ही अगर हम इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को देखें तो अटल सेतु से लेकर तमाम चीजें काम चल रहे थे पिछले 5 साल में, अब ये बढ़ के मुझे लगता है ज्यादा हो और गए ज्यादा होंगे। तो ये जी। जो मार्केट सेंटीमेंट आप बता रहे हाँ हैं बिल्कुल। तो मार्केट सेंटीमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो सोमवार को ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट के लिए कि स्टेबिलिटी कंटिन्यू कर गई है, सरकार कंटिन्यू है और बम्पर मेजॉरिटी के साथ महायुति की सरकार वापस आ रही है। खैर मार्केट में क्या होगा सोमवार को हम आपको जरूर बताएंगे, एक्सपर्ट्स के जरिए भी आप तक चीज़ें पहुंचाएंगे कि अब आपको मार्केट में क्या करना है, मार्केट किस ट्रेंड में जाएगा। लेकिन आज इलेक्शन के ट्रेंड्स हमने आपको बताए, क्या इलेक्शन में हुआ, क्या चीज़ें प्ले आउट कर रही थी, किन फैक्टर्स ने जीत को और हार को जो है वो प्ले किया, वो सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की। अगर शाम तक कुछ और भी बदलेगा, कुछ नए बदलाव आएंगे, कुछ नए ऐलान आएंगे तो हम आप तक लेकर आएंगे। इसके लिए आपको एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पे जुड़े रहना है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहना है और देखते रहना है चुनाव महाराष्ट्र का।